मेरे को पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था पहले तो, क्योंकि मैं कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता था। वो एग्ज़ाम से पहले ही पता था कि भाई नहीं होगा मेरा। मार्क्स बहुत कम थे उससे। मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, कि मेरा अब डिप्रेशन शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, सो आई एम संस्कृति और आज मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग को वीडियो नेम देख के तो पता चल ही गया होगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू टॉक अबाउट माई लाइफ। मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा पूरा जर्नी नीट यूजी का देन एमबीबीएस का कैसा रहा, मैं किस कॉलेज से पढ़ रही हूँ। मेरे पास मैंने वैसे पहले भी ये वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बता रखा अपने कॉलेज के बारे में, बट फिर भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ अपने नीट यूजी के लाइफ के बारे में बताइए, या फिर एमबीबीएस के लाइफ के बारे में बताइए, या आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बताइए। तो मैंने अभी कुछ नहीं प्रिपेयर किया है, कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि आई वॉन्टेड टू बी रॉ। मतलब मुझे अपना रियल वर्जन दिखाना था, तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। जैसा मेरे साथ हुआ था, जो मेरे साथ हुआ था, मैं स्टार्टिंग से सब शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा ये शौक़ डॉक्टर बनने का ये कब आया। तो फर्स्ट टाइम 9th स्टैंडर्ड में जब हम लोग का वो साइंस सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो उस टाइम जो एक चैप्टर होता था ना सेल वाला, उसमें फर्स्ट टाइम 9th क्लास में हम लोग को सेल करके एक चैप्टर पढ़ाया गया जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज़ के बारे में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, सबके बारे में अलग अलग पढ़ाया था। बहुत लोगों को वो चैप्टर बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि वो उस टाइम हम लोग के लिए बहुत नया था। इतने सारे मतलब कन्फ्यूजिंग हुआ करता था, और इतने सारे उसमें फैक्ट्स हुए करते थे जो हमें याद करने होते थे, तो बहुत लोगों को बोरिंग लगता था। बट मुझे ना वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा कि भाई ये जो हमारी बॉडी है, ये जो हम इतने टाइम से इस बॉडी में रह रहे हैं, इसमें एक ऐसा एक इतना छोटा सा भी एक मतलब पार्टिकल है, मतलब मैं सेल की बात कर रही हूँ, कि वो मिल के हमारी पूरी बॉडी बनाया, और उस सेल के अंदर भी इतना कुछ चल रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये बहुत मतलब ख़तरनाक चीज़ है, ये मेरे को और इसके बारे में जानना है। तो फर्स्ट मेरा इंटरेस्ट जो था बायोलॉजी में वो वहाँ से आया था। नहीं तो उससे पहले पता है, मैं हमेशा एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट यही सब सोचती थी। मैं इतना बेवकूफ़ होके पढ़ी हूँ। तब मेजॉरिटी इंडिया के 70% बच्चे यही सोचते हैं कि हम बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे या एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो मेरा भी कुछ दिमाग में वैसी था। मतलब मैं एम्बिशियस हमेशा से थी, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत नालायक थी। मतलब नालायक इन द सेंस मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मतलब हमेशा खेलने कूदने में, इन्हीं सब चीज़ों में मेरा बहुत ध्यान लगता था। लेकिन जब घर पर मार पड़ती थी ना, मेरे को बहुत मार पड़ी है बाय द वे बचपन में, तो जब मार पड़ी थी तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ करके दिखा दूँगी, सबको करके दिखा दूँगी कि देखो भाई मेरे में, मतलब ये लोग भी सोचेंगे कि ये वही लड़की है जिसको इतना मार पड़ता था। मतलब मैं इस टाइप का मेरा था कि मैं ऐसे सोचती थी। लेकिन मेरे को पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता था पहले तो। 10th तक तो मेरा यही हाल था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे, मतलब बहुत अच्छे, ऐसे ना मैं टॉप करती थी, लेकिन हाँ टॉप 7 टॉप 8 में मेरे नंबर रहते थे। तो उसके बाद 10th क्लास जब ख़त्म हुआ तब मेरे दिमाग में चढ़ा कि भाई अब तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत लोगों से सुन लिया था कि जो इसकी प्रिपरेशन होती है ना नीट यूजी की, वो 11 से ही स्टार्ट की जाती है। मतलब बहुत लोग 11 से ही कोचिंग ले लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता था कि भाई अगर ये लोग इतना जल्दी तैयारी शुरू कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं करूँगी तो भाई मेरा तो फिर नहीं होने वाला है। मतलब इस टाइप का था। तो मैंने 11th में मुझे साइंस मिली, वो तो ईज़िली मिल गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फिर अब डिसाइड करना था कोचिंग। तो मेरे पास ना एक बुकलेट आया था, मतलब हमारे स्कूल में एडवर्टाइज़ करने आए थे वो कोचिंग वाले। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे वो कोचिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो मैं आगे बताऊँगी क्यों। तो एडवर्टाइज़ करने आए थे और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस कोचिंग है, ठीक है। तो वो
मैंने देखा उसका, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें वो रैंक्स लगा देते हैं ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे ऐसे करके रैंक्स लगा देते हैं। तो मैं भी हो गई कि भाई अब तो मैं पढ़ूंगी भाई, कोचिंग करूँगी। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को अलग ही टाइप का जोश था। स्टार्टिंग में क्या, एंड तक ही मेरे को बहुत अच्छा जोश रहा है, बस पता नहीं क्यों मेरे साथ हुआ क्या। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने घर पे पूरा रोना धोना किया कि नहीं, मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है। मेरे घर वाले मतलब मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी पहले 11th-12th अच्छे से कर लो, पहले एक जगह पे फोकस कर लो, उसके बाद फिर अगर नहीं होता है तो 1 साल का ड्रॉप ले लेना। लेकिन मुझे नहीं, मैं क्यों लूँ 1 साल का ड्रॉप, मैं तो पहली बार में ही निकालूंगी, मैं क्यों, आप मुझे तैयारी नहीं करने दे रहे हो ढंग से। मतलब मेरा अलग टाइप का अपना नखड़ा रहता है, अलग ड्रामा चलता है मेरा। तो मैंने वही किया और जैसे तैसे करके मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब जो मेरी ज़िंदगी हुई 11th-12th में, मतलब कोचिंग भी स्कूल भी, मतलब मेरा ऐसा होता था ना, मैंने वीकडेज़ पे लगा रखा था अपना कोचिंग। मेरा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ऐसे करके वो होता है ना, तो वो लगा रखा था। मतलब मैं आई 2:30 बजे स्कूल से वापस आई और फिर सीधा बाहर कैब आ गई है कोचिंग के लिए। अब सीधा मतलब ड्रेस चेंज करने का भी, स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला और सीधा भागो। तो ऐसे हो जाया करता था मेरे लिए। और मतलब सेल्फ स्टडी इतना इम्पॉर्टेंट था जो मेरे को उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब पूरा टाइम स्कूल में, देन वहाँ के थके हुए आओ, फिर कोचिंग में, फिर कोचिंग से पढ़ो, फिर वहाँ से आके थक जाओ और फिर सो जाओ। मतलब खुद पढ़ने का तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता था। और उस टाइम हम लोग नए नए थे ना, तो इन सब के बारे में आइडिया भी नहीं होता था हम लोग को। मतलब नहीं पता था कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। मतलब पता है, अगर आप किसी भी कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, वो एक स्ट्रैटेजी बनाना, एक प्लानिंग करना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये आपको, इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप कितनी मेहनत कर लो, लास्ट में लोग आपको फिर यही बोलेंगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो खाली अय्याशी करता था, ये तो खाली यहाँ घूमता था। तो आप कितना भी पढ़ लो, किसी को नहीं दिखाई देगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं आता था। मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब अंट संट अनाप शनाप बकवास इधर का उधर का सब उठा के पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे पढ़ना ही नहीं आता। मुझे प्लान ही नहीं करना आता था कि कैसे पढ़ना है। जब कभी भी मतलब छोटा सब्जेक्ट का टेस्ट होता था ना, मतलब छोटा इन द सेंस छोटे सिलेबस का, कि 2-3 सिलेबस का टेस्ट हो रहा है, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। और जहाँ कहीं फुल सिलेबस हो गया या बहुत सारे चैप्टर्स आ गए, आधा सिलेबस का टेस्ट हो गया, तो मेरे मार्क्स ऐसे नीचे गिरते थे, क्योंकि मैं कभी उतना कर ही नहीं पाती थी। एग्ज़ाम से पहले मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाता था सिलेबस। तो मतलब मुझे हमेशा ऐसे लगता था, तुम कितना भी पढ़ लो, मुझे ऐसा लगता था कि यार काश एक दिन और मिल जाता, बस काश एक दिन और मिल जाता। वो एक दिन कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो 11th-12th मैं कैसे 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 पढ़ के मैंने अपना कंप्लीट किया। और इस वजह से मेरे मतलब मेरे स्कूल में क्या था ना कि मैथ्स कंपलसरी कर रखी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि आपने बायो लिया तो आपको चॉइस मिलेगी कि आप मैथ्स लेना चाहो या नहीं, कंपलसरी है। तो मेरा मैथ्स में तो भाई बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कोचिंग में तो सिर्फ वहाँ पे तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का तो कोई अता पता नहीं है। और मैंने इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा नीट यूजी को दे रखी थी। 12th के बोर्ड एग्जाम्स तो मेरे लिए कुछ मायने ही नहीं रखते थे उस टाइम। तो मैं मैथ्स पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती थी, ना कोई ट्यूशन है ना कोई कोचिंग है। और ऐसा नहीं है भाई कि 11th-12th की मैथ्स ऐसे हवा में तुम खेलते खेलते निकाल लोगे। तो मेरा एंड तक मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम से 4-5 महीना पहले मैंने रियलाइज़ किया कि भाई नहीं, मैथ्स तो मेरे को ले डूबेगी। जबकि मेरे को 10th तक मैथ्स बहुत पसंद थी, मतलब मैथ्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस है, तुम ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करके बैठे हुए हो, तो वो सब्जेक्ट ना बहुत पीछे चला गया। और खेल खेल में करने वाला सब्जेक्ट नहीं है 11th-12th का मैथ्स। तो इस वजह से मैथ्स ना मेरा बहुत पीछे चल गया। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने घर पे बात किया कि मेरा मैथ्स का तो पूरा डब्बा गोल हुआ पड़ा है। तो मैंने एंड में लास्ट में 4-5 महीने मैथ्स का ट्यूशन लगाया अलग से और मैथ्स को कवर करने की कोशिश किया। मैंने कोचिंग से पूरा अपना ध्यान, मतलब पूरा तो नहीं पर मेजॉरिटी अपना जो है ध्यान मैंने शिफ्ट कर दिया 12th की तरफ, कि भाई कम से कम एक चीज़ तो ढंग से हो जाए, ठीक है। अगर वो नहीं भी होता है, क्योंकि अगर मैं ऑब्वियसली अगर 12th के लिए पढ़ूंगी तो थोड़ी बहुत तैयारी तो उसके लिए हो ही जाएगी, लेकिन मेन फोकस अभी इस पर रखना है, क्योंकि
नीट के लिए मैं फिर भी मैं बस एक ऑप्शन है कि मैं ड्रॉप ले सकती हूँ, लेकिन 12 तो एक बार हुई फिर वो ख़त्म। ठीक है, तो फिर मैंने अपना पूरा ध्यान इधर लगा लिया और ठीक है, मेरा 12th का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ, अच्छे मेरे मार्क्स भी आ गए, मतलब मैं सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स से और 90% मेरे मार्क्स थे 12th में। और मैथ्स में भी मैं बहुत भगवान की दया से मैं अच्छे से निकल गई मैथ्स में। मेरे को लगा कि भाई मैंने उस दिन बहुत अच्छा, उस टाइम बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया अपने लाइफ का कि मैंने, मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने लगवा लिया मैथ्स। नहीं तो मैं अगर टालती रहती ना ये सोच के कि मतलब एक बार आप किसी सब्जेक्ट से छूट जाओ ना तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप उससे भागने का कोशिश करते हो। तो मैंने, शुक्र है कि उस टाइम ये सोचा कि नहीं मुझे नहीं भागना है और मुझे करना है, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये चीज़ वो सब अच्छे से निकल गया। लेकिन जो मैंने 11th-12th में कोचिंग लगाई वो मेरे लिए बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया। मतलब काश मैं उस टाइम अपने मम्मी पापा का बात सुन लेती तो कुछ डिफरेंस तो नहीं आता, 12th के एग्ज़ाम में डिफरेंस तो नहीं आता, लेकिन जो मेंटल प्रेशर जो 2 साल मैंने झेला शायद वो नहीं होता। बट ठीक है, तुम हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है, तो उससे कोई मेरा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हें एक एक्स्ट्रा प्रेशर झेलने का एक है लेसन मिल गया कि भाई नहीं, अब तुम्हें कैसे पढ़ना है और कोचिंग में क्या होता है तुम्हें ये भी पता चल गया। और मैंने जो कोचिंग ली थी मतलब उसमें इतना एक्स्ट्रा पढ़ाते थे ना कि वो तुम्हें, मेरे को लग रहा है कि वो तुम्हें मास्टर्स करा रहे हो सब्जेक्ट में, इतना का ज़रूरत ही नहीं होता है नीट में। और ये सब बातें मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मतलब मेरे घर में किसी ने नहीं कर रखा था, किसी ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, मेरे जानने वाले में से कोई भी नहीं था। तो इन सब चीज़ों का मुझे कोई आइडिया नहीं था। वो लोग जैसे पढ़ा रहे थे मैं वैसे पढ़ते जा रही थी। बट मेरे को बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। पहले तुम्हें एग्ज़ाम को समझना पड़ता है, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बारे में समझना पड़ता है कि वो एग्ज़ाम का क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हो उसमें, तुम पहले अच्छे से एग्ज़ाम को समझो। पर ये सब चीज़ मैं उस टाइम बहुत बच्ची थी, बहुत बेवकूफ़ थी। जैसे जैसे बताया जा रहा था वैसे वैसे मैं करती जा रही थी और मेरे दिमाग में भी कुछ इस तरीके से था कि मतलब कुछ गलती मेरी भी है कि मैं ये भी पढ़ लूँगी, मैं वो भी पढ़ लूँगी, सब पढ़ लूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था ना कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है यार, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइप ये थिंकिंग मेरे को ही बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है, क्योंकि ये थिंकिंग के साथ मैं इतना बेवकूफ़ होके पढ़ी हूँ कि मैं सब कुछ पढ़ने का कोशिश की हूँ, पर एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल होता नहीं है। मतलब ये एग्ज़ाम मांगता है कि आप कितना बार जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज़ कर पा रहे हो, कितना रिटेन कर पा रहे हो और कितनी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम पढ़ पा रहे हो। मतलब तुम पढ़ते जाओ, सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम पढ़ते जाओ, डीप घुसते जाओ, लेकिन एग्ज़ाम का भी एक लेवल है ना, वो उस लेवल का पूछ ही नहीं रहा है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा। मतलब ठीक है तुम सीख रहे हो, लेकिन तुम्हें सीखने के लिए, सच में तुम्हें सीखने के लिए ही पढ़ना है, तुम्हें एग्ज़ाम भी तो क्रैक करना है ना। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम कि उतना पढ़ो कि तुम उसको बाद में कंफर्टेबली रिपीटेडली उसको तुम रिवाइज कर पाओ रेगुलर टाइम पे। मैं पढ़ते जा रही थी और कुछ भी रिवाइज नहीं कर रही थी। मैं सोच रही जितना पढ़ूंगी मेरे को उतना आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलो 12th क्लास तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का और मेरे को एग्ज़ाम से पहले ही पता था कि भाई नहीं होगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नेगेटिव में था। मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी और मेरे दिमाग में था कि नहीं होगा, इस बार तो नहीं होगा। बट पूरा टाइम मैं एग्ज़ाम से पहले यही सोच रही थी कि नहीं अगली बार निकालूंगी मैं उस टाइम के एग्ज़ाम के बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं रही थी कि मैं अभी जाके एग्ज़ाम में क्या लिखूंगी या मेरे को अभी जाके मेरा एग्ज़ाम में क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कुछ नहीं। मैं नेक्स्ट अगले साल के एग्ज़ाम के बारे में सोच रही कि भाई मैंने तो सेट कर रखा है अपना कि मेरे को तो अभी ड्रॉप ही लेना है और अब मेरे को इस एग्ज़ाम का कोई टेंशन नहीं लेना है। चुपचाप दिमाग शांत रखो, जो होगा एग्ज़ाम में करूँगी, जितना आएगा उतना करूँगी, उसके बाद फिर वापस आऊँगी और कल से ही, आज से ही मैं पूरा अपना फोकस जो है वापस अपना कर लूँगी नीट यूजी की तरफ और बहुत अच्छे से पढ़ूँगी एक साल। ठीक है, तो नीट यूजी का मैंने एग्ज़ाम दिया। मुझे पता था कि मेरा बहुत घटिया गया है एग्ज़ाम और मैंने कुछ आंसर वांसर नहीं मिला है क्योंकि मैं अपने ही डिलूलू में रहना चाहती थी कि नहीं भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई डीमोटिवेशन नहीं चाहिए, बस अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करना है। नीट यूजी का रिज़ल्ट आया, मेरे मार्क्स नहीं थे अच्छे और
घर पे मैंने बताया कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना है। अब मेरी मम्मी और मेरे पापा का दोनों का थिंकिंग अलग। मेरी मम्मी बोली नहीं, टाइम वेस्ट होगा, टाइम बर्बाद होगा, नहीं करना है, तुम कुछ और कर लो, ठीक है, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, इतने सही मार्क्स हैं कि तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और मेरे पापा आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है आर्ट में। तो दोनों ने ये डिसाइड किया, मतलब पापा उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे इस डिसीजन पे, पर दोनों ने मिलके एक डिसाइड किया कि क्यों ना तुम आर्ट्स ले लो। आर्ट्स मतलब वो वाला आर्ट्स नहीं, पेंटिंग वाला आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा भी आर्टिस्ट हैं, तो आगे चल के मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तुम उसमें बैचलर्स करो अभी, फिर मास्टर्स करो, फिर पीएचडी कर लेना, और फिर तुम किसी भी अच्छे कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं पे भी तुम लेक्चरार कर सकती हो, लेक्चरार बन सकती हो, और उसमें आगे भी बहुत कुछ तुम अपना भी ये शुरू कर सकती हो, इसमें एग्जीबिशंस वगैरह ये सब, तुम इसमें बहुत आगे जा सकती हो, ठीक है। और फाइनेंशियली भी मेरे को थोड़ा लालच देने की कोशिश की गई कि देखो इसमें भी बहुत पैसा है, पर भाई मेरे दिमाग में सेट था, मैंने आज तक कभी डॉक्टर के अलावा और कुछ सोचा ही नहीं था। मतलब मैंने कभी भी अपना कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं रखा था। मेरे लिए था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि डॉक्टर अगर मैं नहीं बनी अभी, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर मैं कभी किसी डॉक्टर को देखूंगी, या मेरे दिमाग में कभी आएगा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, तो मुझे कितना ख़राब लगेगा। मतलब ये ज़िंदगी भर का मेरे दिमाग में एक वो रहेगा, बोझ रहेगा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। हमेशा मुझे लगेगा कि काश मैं उस टाइम एक ट्राई मार देती, तो क्या पता मेरा हो जाता, क्या पता आज मैं डॉक्टर होती, ठीक है। हमें मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, मेरे को गिव अप नहीं करना है। मैं साइंस ली हूँ, मैं इतना कुछ पढ़ी हूँ, और मैं एकदम से कैसे बिल्कुल चेंज करके अपना पूरा फील्ड ही चेंज करके मैं सीधा आर्ट में चली जाऊँ, मतलब मैं पेंटिंग में चली जाऊँ। मेरी पेंटिंग हमेशा से अच्छी थी, पता नहीं वो शायद गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि मेरे पापा की भी अच्छी थी तो मेरी भी अच्छी हो गई थी। मैं हमेशा से अच्छा ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मतलब मैं रेडी थी कि मैं एमबीबीएस में जाके बहुत पढ़ूंगी, नहीं है, मेरे को उस टाइम था कि ठीक है जितना पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब मुझे पेंटिंग, मतलब मुझे आर्ट नहीं लेनी है, मेरे दिमाग में ये था। मेरे घर में बहुत ड्रामा हुआ, रोना धोना चला। पापा मुझे कभी फोर्स नहीं किया, पर मम्मी बोलती थी कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही है बेटा, छोड़ दे, ठीक है। तो एक टाइम पे फिर मेरे को भी लग गया था कि यार क्या करूँ, अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे खाना पीना मैंने सब छोड़ दिया था, बिल्कुल शांत हो गई थी मैं। भूख लगती थी, थोड़ा सा खा लेती थी, फिर सो जाती थी, किसी से कभी बात नहीं करती थी, पूरा दिन ऐसे ही शांत शांत इधर उधर घूमती थी। फिर मेरे दिमाग में ना खिचड़ी पकड़ी थी कि अगर मैं ड्रॉप तो लूँगी, ठीक है, अगर मैं आर्ट भी मैंने ले लिया ना, अगर मैंने आर्ट कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया ना, तो मैं 1 साल प्रिपेयर तो करूँगी, वहाँ पे मैं पढ़ते पढ़ते नीट यूजी के लिए प्रिपेयर करूँगी, और अगले साल मेरा क्लियर होगा तो मैं वो कॉलेज छोड़ दूँगी और मैं एमबीबीएस में एडमिशन ले लूँगी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है। फिर मेरे दिमाग में ये चला कि अगर मेरे घर वाले मान जाते हैं, मेरे पापा हमेशा रेडी थे इस चीज़ के लिए, बस मुझे उनके साथ शेयर करना था ये बात, लेकिन मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उनको कैसे बोलूँ। तो मैंने सोचा, मैंने सुना था बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों से अपने कि कोटा में कोचिंग है इसका, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे से तैयारी की जाती है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं अगर एक बार घर से बाहर चली गई ना, तो मुझे एक इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई का जहाँ पे मैं अकेले रहूँगी, ना किसी मतलब रिलेटिव का टेंशन, ना घर वालों का टेंशन, ना किसी फ्रेंड्स का टेंशन, क्योंकि सारे फ्रेंड जो हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको भी उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे एडमिशन लिया, आप क्या कर रहे हो, कैसे बोलूँगी मैं ड्रॉप कर रही हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं कोटा चली जाती हूँ ना, तो मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाऊँगी, तो मुझे एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, मुझे किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं वहाँ जाके अपना पूरा जो है सारा अपना सर्कल, फ्रेंड सर्कल से कट हो जाऊँगी, किसी के पास मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, कोई नंबर नहीं रहेगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, 1 साल के लिए मैं गायब हो जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा,
ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ घर पे बताना था, तो मैंने हिम्मत करके पापा को बताई ये बात। तो पापा वॉज रेडी, ठीक है, वो समझे, सुने, पूरा बात सुने। तो उसके बाद बोले कि ठीक है हम ये करवा देंगे, ठीक है, लेकिन तुमको वहाँ पे जाके बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मम्मी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। मम्मी के लिए एक तो वही था कि 1 साल क्यों तुम ख़राब कर रही हो, और दूसरा ये था कि पहली बार इसको घर से अकेले ऐसे बिल्कुल अलग स्टेट में कैसे भेज दें, कैसे रहेगी, तो बहुत फिक्र भी थी उनको, ये सब चीज़ था। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही उस टाइम मेरा बहुत दिमाग घूमा 1 महीने तक। फिर क्या हुआ, मम्मी को किसी काम से गांव जाना था, ठीक है, तो मैं यहीं पे थी और पापा भी यहीं पे थे, और मम्मी को सिर्फ जाना था गांव। तो मम्मी गई गांव, मैंने और पापा ने मिल के पीछे से घर पे प्लान बनाया कि नहीं, मेरे को जाना तो है, मेरे को तैयारी तो करना है, मेरे को 1 साल ट्राई देना है, ट्राई मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब वहाँ पे जाके रहना, कोचिंग का खर्चा, ठीक है, बहुत सारा खर्चा एक साथ आ गया, और हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियली उस टाइम सही नहीं थे, ठीक है। तो पापा इतना पैसा एक बार में नहीं ला सकते थे, तो वो चीज़ का दिक्कत था। तो अब पापा सोचे, ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे जाना है, ठीक है, अब पैसा कैसे जुगाड़ होगा। तो पापा ने सोचा कि भाई कुछ भी करके मैं पैसा तो जुगाड़ कर ही दूंगा इसका, ठीक है। पापा ने सबसे पहले तो जाने की टिकट बुक कर दी ट्रेन की, कि जो भी हो क्लासेस इस दिन से शुरू हो रहे हैं तो क्लास एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसके पहले कि पापा ने टिकट बुक कर दी, पैसे अभी अरेंज नहीं हुए हैं पर टिकट पहले से बुक कर दी कि एटलीस्ट क्लास में लेट ना हो, कोई टिकट का कुछ बाद में कोई इशू ना हो जाए। तो उसके बाद टिकट बुक हो गई। उसके बाद अब पापा धीरे धीरे करके पैसे जोड़ने लगे, बहुत सा, मतलब ये सोच के ना अभी भी मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि इतना सपोर्ट किया है ना मेरे पापा ने उस टाइम। मतलब किस किस को कॉल नहीं लगाया है पापा ने, हर इंसान को, जितनों को जानते थे ना सबको कॉल लगा दिया। एंड तक पैसे जो थे वो उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाया जितने पैसे चाहिए थे। लास्ट कॉल पापा ने लगाया, मतलब अगले दिन जब सुबह की टिकट थी, पापा ने बोला था कि अगर आज लास्ट तक पैसे अरेंज हो जाते हैं पूरे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो नहीं भेज सकते ना, अब अगर पैसे ही नहीं है तो फिर कैसे, क्या होगा। तो पापा ने बोला कि आज लास्ट तक है, अगर आज अरेंज हो जाते तो ठीक है। लास्ट कॉल पापा ने अपने एक फ्रेंड को लगाया जिससे बहुत टाइम से पापा का बात नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी पापा ने उनको कॉल लगाया और उन्होंने हेल्प किया, ठीक है। वो अंकल से मेरा आज भी बात होता है बहुत अच्छे से। उन्होंने उस टाइम पे मेरा हेल्प किया एंड फाइनली मेरा जाना कंफर्म हो गया कि हाँ ठीक है, अब हम अगले दिन जा रहे हैं। अगले दिन मैं बहुत खुश थी उस दिन रात को कि भाई इतना मेहनत किया है पापा ने, ऐसे पैसे अरेंज किया है, अब तो मैं पढ़ूंगी, ठीक है, वहाँ पे जान लगा के पढ़ूंगी चाहे जो भी हो जाएगा। अब मैं चली गई, कोटा एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, ठीक है। वहाँ पे बहुत लोग जाते ही पहला 1 महीना में, 1.5 महीना में बहुत बीमार पड़ते हैं, कुछ लोग वापस चले जाते हैं, कुछ लोगों का मन नहीं लगता क्योंकि पहली बार वो लोग घर से बाहर रह रहे होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में मोटिवेशन इतना ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आई थी कि भाई पढ़ना है, कि मेरे को ये सब चीज़ कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ी, मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अकेला फील होने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि भाई पढ़ने से ही टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ हम लोग का, वो जो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होते रहते हैं, तो वो कुछ 500-600 स्टूडेंट्स में हुआ था फर्स्ट एग्ज़ाम, और उसमें मेरी सेकंड रैंक आई, ठीक है। वो फ़ोटो लगती है ना वहाँ पे बोर्ड पे, तो मुझे लगा कि भाई मैं सही ट्रैक पे हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है मेरा, मुझे ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ी, 1 महीना बीता, दूसरा महीना बीता, तीसरा महीना बीता, चौथा महीना में मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत अच्छे से जा रहे थे, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, रैंक भी अच्छी आ रही थी। 5th-6th महीने के बाद मेरा आया डाउनफॉल एग्ज़ाम में,
क्योंकि अब सिलेबस बढ़ गया था और वही चीज़ रिपीट होने लग गई थी जो 11th-12th में मेरे साथ हुआ था ना, कि जब ज़्यादा सिलेबस आता है तो मेरा दिमाग फिर उड़ जाता है, क्योंकि मैं कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं ये भी पढ़ लूँगी, मैं वो भी पढ़ लूँगी, इतना डीप जाके पढ़ लूँगी, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं हमेशा ये सोच के पढ़ती रहती थी कि जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगी, जितना मैं कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाती थी मैं सोचती थी पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। मैं थ्योरी में ही इतना टाइम लगाती थी, हमेशा बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ूंगी, इतना डीप पढ़ूंगी, सब कुछ अच्छे से पढ़ूंगी, ये भी पढ़ लूँगी वो भी पढ़ लूँगी, कि मेरा कभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता था। मैं कभी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, मैं हमेशा ये सब करने में लगी रह जाती थी। तो इस चक्कर में जब सिलेबस बढ़ा ना एग्ज़ाम में, मेरे मार्क्स वापस से गिरने लग गए, और इतने गंदे गिरे, इतनी तेज़ी से गिरे कि मेरा अब डिप्रेशन शुरू हुआ। ठीक है, एंग्जाइटी, पैनिक, मतलब ठंड का मौसम था उस टाइम, एंड तक ठंड का मौसम आ जाता है, और वो टाइम मुझे याद है कि मैंने कैसे काटा है कोटा में। मतलब मैं कभी भी बाहर, मतलब ऐसा हो ना कि मैं बाहर जाके घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, लोगों के साथ घूमने जा रही हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ नहीं। मैं खाली रूम में पढ़ती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब हॉस्टल से कोचिंग, देन कोचिंग से वापस हॉस्टल, बस। और कुछ काम नहीं था मेरा, पूरा दिन मैं अपने रूम में रहती थी, मुझे पढ़ना नहीं आता था। ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ। अब मुझे फील होता है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। मैं पागलों की तरह पढ़ती थी और कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ती थी। मेरे एग्ज़ाम होते रहे, मार्क्स गिरते रहे, और फाइनली आया नीट यूजी का डे। और उस दिन मतलब मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले से ज़्यादा आता था ऑब्वियसली, लेकिन मैं डाउट में थी कि क्या होगा। मतलब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम हुआ, मैं एग्ज़ाम से बाहर निकली, मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं कि भाई बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। फिर शाम तक वो की निकल जाती है, आंसर की निकल जाती है, मैंने अपने मिलाए, और जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे, मतलब मैंने सोचा था कि मेरे 600 क्रॉस कर जाएंगे मार्क्स, लेकिन मार्क्स बहुत कम थे उससे। और मेरा जो हाल था उस दिन रात में, मैं उस दिन कोटा में ही थी, अगले दिन की मेरी ट्रेन थी। मेरा जो हाल था, पापा लेने आए हुए थे, मतलब एग्ज़ाम दिलवाने मेरे को पापा ही आए हुए थे वहाँ पे। तो पापा सो रहे थे और मैं अपना आंसर की चेक कर रही थी, और मैं जो रोना शुरू हुई हूँ, मतलब इतना भयंकर रोई हूँ कि नहीं मिलेगा मुझे कॉलेज, नहीं मिलेगा इतने में। बहुत बुरा हाल था मेरा, और मेरे को नहीं समझ आ रहा कि उस टाइम पापा को क्या फ़ील हो रहा हो, क्योंकि पापा भी मेरे से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो मेरे को इतना मेहनत करके भेजे थे कोटा, लेकिन अब उनका बच्चा उनके सामने रो रहा है तो ऑब्वियसली वो डांटेंगे तो नहीं, वो आपको संभालने का ही कोशिश करेंगे। तो पापा मुझे बहुत प्यार समझाए कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, ये सब तो चलता रहता है, ज़िंदगी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। बट मुझे पता है कि मैं उस टाइम क्या फील कर रही थी। इतना ख़राब लग रहा था ना उस टाइम कि मैंने पूरा 1 साल अपना वेस्ट कर दिया, वो पैसे वेस्ट कर दिए, वो कोचिंग वेस्ट कर दिया। मेरे पास कोई ऊपर से ऐसा वो नहीं था कि पापा मेरे को डांट रहे हैं या फिर कोई कुछ ऊपर से फोर्स नहीं था किसी का, लेकिन खुद में वो जो फीलिंग होती है ना, वो रात कैसे बीती है। उसके बाद फिर मैं वापस आई हूँ घर, पूरा मेरा बहुत बुरा हाल हो रखा था। ठीक है, मम्मी लोग भी नोटिस कर रही थी, मम्मी पापा की क्या हो गया है इसको। ठीक है, वो लोग बोली कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है, तुम अब नहीं होता है तो ले लेना एडमिशन ये फाइन आर्ट में, अब तुम एडमिशन ले लेना, अब टाइम बर्बाद मत करना। और अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूँ कि मैं 1 साल और ड्रॉप लेना। मेरा मन तो बहुत था कि नहीं यार, नहीं लेना है मुझे इसमें फाइन आर्ट में एडमिशन, मेरे को डॉक्टर ही बनना है,
पर मेरे में भी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा से वो 1 साल रिपीट करूं, वही 1 साल पढ़ूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो कि मैं घर में कैसे बताऊं कि मुझे 1 साल फिर से ड्रॉप करना, मैं क्या बोल के बोलूं कि मुझे 1 साल फिर से ड्रॉप करना है, ठीक है। एक टाइम के लिए मैं खुद को तो मना ही लूंगी ऑब्वियसली कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी, मैं 1 साल और करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं घर पे क्या बोलूँ, ये चीज़ हो रहा था मेरे साथ उस टाइम, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग शुरू हुई, नहीं हुआ, ठीक है। फाइनली एक न्यूज़ आई न्यूज़पेपर में कि मेरे स्टेट में, दैट इज़ झारखंड में, 3 नए कॉलेज खुल रहे हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, मेरी मतलब किस्मत इतनी अच्छी कहाँ हो सकती है कि मेरा एकदम से, मतलब मैं अपना दिमाग बना चुकी थी कि अब मेरे को दोबारा से ड्रॉप करना है। मैंने ये, लेकिन मैं घर में ये नहीं बोल सकती मेरे को दोबारा से कोचिंग ज्वाइन करना है, बस मैंने ये बोला था कि मैं वापस से ड्रॉप करूँगी। मैंने डीपीपी ले लिया था, ठीक है, वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है ना, टेस्ट वगैरह जो होते हैं, इसमें टेस्ट हम लोग सेंटर्स पे जाके लेते हैं, तो सिर्फ वो वाला चीज़ मैंने ले लिया था कि अब मैं सिर्फ टेस्ट दूंगी और मैं खुद से पढ़ूंगी। एंड देन ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया और मुझे लगा कि यार नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब अब तो सारी काउंसलिंग्स भी ख़त्म हो चुकी है, अब कैसे एडमिशन होगा, नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक एस्केप मिल गया था मुझे कि खुश रहने का, कि नहीं यार अगर खुल गया तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, मतलब मुझे एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। मतलब एमबीबीएस की सीट मिलना बहुत बड़ा बात था, बहुत बड़ी बात है। मतलब तुम इतना इतना मेहनत करो, इतना मार्क्स लेकर आओ, उसके बाद भी तुम्हें सीट ना मिलना, ये सीट मिल गया मुझे, मैं बहुत खुश थी इस चीज़ के लिए। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे एम्स नहीं मिल रहा या मौलाना आज़ाद नहीं मिल रहा, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर है अभी। तो मेरे लिए था कि भाई ये कॉलेज मिला है और बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे लोकेशन पे, बहुत अच्छे जगह पे है, और ऑब्वियसली अगर नया खुल रहा है तो इसमें फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सब बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं थी कि इसका एडमिशन शुरू होगा कि नहीं। एंड देन फाइनली मैंने उस स्टेट का वेबसाइट वगैरह चेक किया एंड एक नोटिस आया कि येस, ये कॉलेज खुल रहा है, ये 3 नए कॉलेज खुल रहे हैं और इसका अब अलग से काउंसलिंग होगा जिसमें सिर्फ इस स्टेट के बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। तो मेरा ऑब्वियसली कोटा था उस स्टेट से, झारखंड से, मेरा होम टाउन झारखंड ही है। तो वो नोटिस आया और भाई मैं इतना खुश उस दिन, इतनी ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरा जो एडमिशन रुका था ना वो कुछ नंबर से ही रुका था। बस मुझे पता था कि अगर ये 3 कॉलेज खुलेगा तो इसमें जो भी टॉप वाला जो कॉलेज था मेरे को ईजिली उसमें एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर से ही मेरा एडमिशन रुका था उस टाइम भी। तो इतना ज़्यादा खुश, मैंने सारी अपनी बुक्स जो मैं पढ़ते हुए आ रही थी 2-3 साल से, मतलब 11th-12th में और देन कोचिंग में, मैंने सारी उसे उठा के फेंकी। इतना रिलीफ फील हुआ मेरे को। देन उसके बाद उसकी काउंसलिंग शुरू हुई एंड दी लिस्ट केम जिसमें मेरा नाम था। वो नाम देख के मतलब मैं आधे घंटे तक वो नाम देखी हूँ और रोई हूँ और उछली हूँ खुशी के मारे कि मेरा वो 1 साल ड्रॉप लेना और वो इतना बड़ा जो मैंने डिसीजन लिया ड्रॉप करने का, एटलीस्ट वो काम आया, ठीक है। मैं मम्मी को अभी भी चिढ़ाती हूँ कि देखो आपने बोला था ना कि मत ले, टाइम बर्बाद हो जाएगा, मैंने रिस्क लिया, ठीक है। तो मम्मी भी हाँ ठीक है मेरे को छेड़ती है वैसे भी। लेकिन वो लिस्ट में जैसे ही मेरा नाम आया, मतलब मेरी आंखें ऐसी चमक गई। वो नाम, मैं वो सीन जो है, वो मोमेंट मेरे को आज भी बहुत क्लियरली याद है। उसमें हम लोग को रिपोर्ट करना था अगले दिन ही सुबह, मतलब वो लिस्ट शाम में निकली थी और सुबह सुबह हम लोग को जाके रिपोर्ट करना था। पापा ने फ़्लाइट बुक की, मतलब उस टाइम तो सब चीज़ भूल भाल के फ़्लाइट बुक की। अगले दिन सुबह सुबह हम झारखंड पहुँचे दिल्ली से और मैंने आके अपना एडमिशन किया। और उस दिन जो रात को मैं सोई हूँ, मतलब इतनी चैन की नींद, इतनी सुकून भरी नींद मैंने उस दिन ली है, इतनी खुशी थी। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैंने अपनी लाइफ में, अब मैंने अपनी लाइफ का जो था ना मोटिव वो पूरा कर लिया है। अब मेरे को अपना लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी ज़िंदगी सेट है। ये ऐसा मैं मतलब
टॉप ऑफ द वर्ल्ड मेरे को ऐसा फील हो रहा था, इतना खुश मेरे को फील हो रहा था उस दिन कि मैं वो उस फीलिंग को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। एंड आज का दिन है, मेरा 4 साल का MBBS कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरे 4 साल मर मर के रो रो के पढ़े हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं है। मैं इस लाइफ के लिए तरसी हूँ, मतलब सालों तरसी हूँ इस लाइफ के लिए, और आज मैं वो लाइफ जी रही हूँ। एज अ डॉक्टर मैं रह रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। मतलब जो लोग सिर्फ डॉक्टर सुन के खुश हो जाते हो ना कि भाई हम भी डॉक्टर बनेंगे, पूरा दिमाग खराब हो जाता है भाई। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक ड्यूटी लगती है। उन लोग मेरे रील्स देखना, बस उनको समझ में आ जाएगा, वह हालत ख़राब हो जाती है। बट नो कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं इस लाइफ के लिए तड़पी हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी इस लाइफ के लिए। एंड टुडे आई एम हैप्पी एंड होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइएगा, आपको कैसा लगा। एंड show your positive response and follow for more. Okay, bye. Thank you.